IIFL वेल्थ, जिसका नाम अब चेंज होकर के 361 हो गया है। सो इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट से ये कंपनी आती है एंड ये जो पूरा सेक्टर है वेल्थ मैनेजमेंट का, एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ फेज में है अभी। चाहे वो बड़ी कंपनी हो या स्मॉल साइज कंपनी हो, काफी जबरदस्त रिपोर्ट, ग्रोथ नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट पूरा का पूरा सेक्टर ही ऑलमोस्ट 30-35% पे ग्रो कर रहा है करंटली। सो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक प्लेयर को काफी क्लोजली ट्रैक करें हम, बिकॉज हर कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो अपॉर्चुनिटी है वो चेंज हो जाती है किसी दूसरे प्लेयर के फेवर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट जो कंपनी है, उसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सबसे पहले 20-25% पे वो कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी एंड टीयर 3 टीयर 4 जो सिटीज हैं उनमें वो कंपनी एक्सपैंड कर रही थी, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। देन हमने देखा कि आनंद राठी आया एंड उसने कंसिस्टेंटली 35-34% की ग्रोथ जो है वो रिपोर्ट करनी स्टार्ट करी। उसका मॉडल जो है वो B2C मॉडल था एंड मार्केट में हम यूजली देखते हैं कि जो B2C मॉडल होते हैं उनको मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन देता है कंपेयर टू B2B मॉडल। सो वहां पे उस स्टॉक को रिवॉर्ड मिला। 900,000 के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 4,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पीई की बहुत जबरदस्त री रेटिंग हुई, 20-25 का पीई होता था उस स्टॉक का एंड आज करेंटली 70-80 के पीई पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देन कुछ टाइम बाद हमने देखा नुवामा वेल्थ। सो उसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। बिजनेस जो है वो 40-45% पे ग्रो कर रहा था। आई मीन बाकी कंपटीटर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे ग्रोथ नंबर्स थे, लेकिन पी अगर हम उसका देखें तो 20-25 के पी में वो स्टॉक पड़ा हुआ था। तो वहां पे री रेटिंग की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। थोड़ा बहुत मार्केट ने अभी उस स्टॉक को रिवॉर्ड किया भी है, बट स्टिल यहाँ से भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नुवामा वेल्थ री रेटिंग का। बिकॉज स्टिल अगर आप उस बिजनेस की ग्रोथ रेट 40-45% पे मेंटेन रहती है तो उसका वैल्यूएशन का जो गैप है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में वो बहुत बड़ा है। तो वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी। एंड देन अभी रिसेंटली हमने देखा कि 361 इस कंपनी ने अपने रिजल्ट रिपोर्ट किए एंड अगेन इक्वेशन फिर से काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। सो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो ज्वेलरी इंडस्ट्री से, बिकॉज ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। सो उसमें कल्याण जो है वो सेनको टाइटन के कंपैरिजन में काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहा था एंड उसको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिल रही थी। सेनको का वैल्यूएशन कम था, ग्रोथ ठीक ठाक थी, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको ये नहीं कह सकते थे कि कल्याण के लेवल की उसको वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। बट फोर्थ क्वार्टर में बिजनेस अपडेट में क्या हुआ कि सेनको ने 40% का ग्रोथ रिपोर्ट किया, मच बेटर देन कल्याण। तो वहां पे उस स्टॉक की रेटिंग भी होनी चाहिए, बिकॉज अब जो ग्रोथ का जो फेवर है, ग्रोथ का जो इक्वेशन है वो सेनको के फेवर में चला गया। सो उस स्टॉक की रेटिंग बनती है। तो इसीलिए ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्टिव इन्वेस्टिंग पूरा का पूरा ट्रैकिंग के ऊपर ही बेस करता है। यहाँ पे आप बाय एंड होल्ड वाला गेम नहीं कर सकते, आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना है। जहां पे आपको दिखे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैसे ही हमें अपने पोर्टफोलियो में भी चेंजेस करनी है। सो अब 361 की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। सबसे पहले अगर हम इनका बिजनेस मॉडल देखें तो बेसिक तो वही है कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो इनका काम वही होता है कि क्लाइंट का पैसा लेके उसको मैनेज करना है, ग्रो करना है एंड देन उसके अगेंस्ट में इनको कमीशन या फी वगैरह चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से। बट उसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग होती है। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो 2-3 लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। फॉर एग्जांपल आनंद राठी वो मेनली म्यूचुअल फंड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में डील करता है। कुछ कंपनीज होती है जिनका थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड सेगमेंट होता है, लाइक नुवामा वेल्थ। तो 361 को हम थोड़ा बहुत सिमिलर बोल सकते हैं नुवामा वेल्थ से, बिकॉज इनके भी थोड़े अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कंपनी के दो मेन सेगमेंट हैं, पहला तो है इनका वेल्थ मैनेजमेंट का एंड दूसरा है इनका एसेट मैनेजमेंट का। अब इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट है उसमें भी 4 सब सेगमेंट है। सो पहला है उसके अंदर 361 प्लस। अब ये जो 361 प्लस है इसमें कंपनी एडवाइजरी मॉडल पे काम करती है, फी मॉडल पे काम करती है, मतलब क्लाइंट का पैसा मैनेज करके उसके अगेंस्ट में उनको फी चार्ज करती है। दूसरा इनका सब सेगमेंट है इसी के अंदर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कंपनी कुछ जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड, AIF, PMS वगैरह, ये अपने क्लाइंट्स को सेल करती है एंड उसके अगेंस्ट में उनको कमीशन मिलता है। तीसरा इनका सब सेगमेंट है NBFC वाला, ये नुवामा वेल्थ भी करता है। सो लैंडिंग वाला काम जो है वो नुवामा वेल्थ भी करता है। सिमिलरली 361 को भी आप देखोगे कि इनका भी लगभग 6,500 करोड़ के आसपास का लोन बुक है, तो कंपनी लोन भी देती है। एंड चौथा जो इनका सब सेगमेंट है वो है ब्रोकिंग का, तो वही अपने वेल्थ क्लाइंट को ये ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सो ये इनके 4 मेन सब सेगमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। इनका टोटल AUM जो है वो 4,66,000 करोड़ का है, जिसमें से 3,94,000 करोड़ जो है वो इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस से आता है। दूसरा जो बिजनेस है इनका वो है एसेट मैनेजमेंट का, उसमें उसका AUM का बेस है टोटल 72,000 करोड़ एंड उसमें इनका प्रोडक्ट बास्केट अगर आप देखोगे तो वो काफी डाइवर्सिफाई है। जैसे हमने नुवामा वेल्थ को देखा है,
तो वो कंपनी मेनली एआईएफ और म्यूचुअल फंड में डील करती है एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर। वीजा विज 361 का जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई है प्रोडक्ट वाइज। जैसे ये कंपनी एएफ भी करती है, पीएमएस भी करती है, म्यूचुअल फंड भी करती है, रियल एस्टेट भी करती है, मल्टी एसेट भी करती है, प्राइवेट क्रेडिट भी करती है। तो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है इनका। नुआमा वेल्थ का भी हमने कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि वो कंपनी भी अभी प्लान कर रही है प्राइवेट क्रेडिट में, बट 361 ऑलरेडी प्राइवेट क्रेडिट, रियल एस्टेट वगैरह ये ऑलरेडी कर रहा है। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। क्लाइंट सेगमेंट की अगर आप बात करोगे तो ये कंपनी मेनली अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स को ही टारगेट करती है, एंड बाकी अभी पाइपलाइन ये बिल्ड कर रही है अदर सेगमेंट्स के लिए भी। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने जो फोर्थ क्वार्टर में जो रिजल्ट अनाउंस किए हैं उसमें इनकी 61% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में। जो टॉप लाइन है कंपनी का वो 61% से ग्रो हुआ है। मार्जिन की अगर हम बात करें तो उसमें फॉल आया है। 56% के मार्जिन थे लास्ट ईयर, वो कम होकर के 36% पे आ गए हैं। देन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो इनका 55% से ग्रो हुआ है फोर्थ क्वार्टर के अंदर कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो पैट ग्रोथ बढ़ा है 55% से। आपका जो टॉप लाइन है उसकी ग्रोथ है 61%, एंड जो इनका एयूएम है, टोटल एयूएम है, उसमें 36-37% के आसपास की ग्रोथ आई है। सो रिजल्ट हर एक पैरामीटर पे अगर हम इसको आनंद राठी से कंपेयर करें, बिकॉज अभी फोर्थ क्वार्टर में उसी कंपनी के रिजल्ट आए हैं वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर, तो उसके कंपैरिजन में हर एक पैरामीटर पे काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली। सो स्कोप वगैरह तो हमने बार बार डिस्कस किया है कि इस पूरी इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है। एचएनआईज बढ़ रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन एक बहुत बड़ा थीम है। ऐसे में जो प्रोफेशनल्स जो हैं, फाइनेंशियल जो एडवाइजर जो एडवाइस कर रहे हैं, मैनेज करते हैं क्लाइंट्स का पैसा, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। एंड पूरा सेक्टर 20-25% से बहुत इजीली ग्रो कर सकता है अगले 5 साल 10 साल तक। सो इसमें ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो पूरे सेक्टर में बहुत बड़ी है, ये हमने बार बार डिस्कस किया है। पर्टिकुलरली अगर इस कंपनी की बात करें तो इनके दो बहुत बड़े ट्रिगर हैं। तो सबसे पहले तो जो आप देख रहे हो कि इनका मार्जिन कम हुआ है 56% से 36% के आसपास इनका मार्जिन आया है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी ने पिछले 6-9 महीने के अंदर, मतलब 2-3 क्वार्टर के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी है, इनकी एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ी है। सो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि एक एचएनआई कस्टमर को ये टारगेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बिल्ड किया है। उसके लिए इन्होंने हायरिंग भी करी है और टेक्नोलॉजी वगैरह पे पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। सिमिलरली इन्होंने ग्लोबल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, मतलब जैसे इंडियन क्लाइंट है वो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर के जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो उनको कैटर करने के लिए एक इन्होंने ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट गई है, एक्सपेंस लगी है, नई टीम इन्होंने हायर करी है। आई थिंक अराउंड 35-40 के आसपास इन्होंने जो पुराने सीनियर बैंकर्स जो थे उनको अपनी टीम में ऐड किया है। तो इसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए, एंड ये मेन रीजन है कि कंपनी का हमने देखा कि मार्जिन फॉल हुआ है पिछले कुछ टाइम में, कंसिस्टेंटली फॉल हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसकी वजह से अगर आप इनका कॉस्ट टू इनकम भी देखोगे तो वो भी 50% से भी ज्यादा हो गया है। इस क्वार्टर के अंदर कॉस्ट टू इनकम इनका 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है। अब कंपनी ने बिकॉज अभी ये जो रिजल्ट आया है इनका, तो इसका कॉन कॉल का तो अभी डेटा अभी अवेलेबल नहीं था, बट अगर आप इनका थर्ड क्वार्टर का कॉन कॉल अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें मैनेजमेंट क्या कह रही है कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है ये 1 से 2 क्वार्टर तक और इसका अफेक्ट रह सकता है हमारे कॉस्ट टू इनकम पे, बट FY25 से, मतलब ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, सो FY25 से हमारा धीरे धीरे ये जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है वो Q1 में एंड Q2 में लाइव होने जाएंगे, मतलब यहाँ से बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो इंक्रीमेंटल जो एक्सपेंस है हमारा वो रुक जाएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा हमें टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे अभी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जो हम हायरिंग कर रहे थे काफी ज्यादा, वो भी हमारी रुक जाएगी। तो इंक्रीमेंटल एक्सपेंस रुक जाएगा कंपनी का। तो इससे क्या होगा कि इनका जो कॉस्ट टू इनकम जो 50% से भी ज्यादा चला गया है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो पहला तो ये एडवांटेज है, ये ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर क्या है कि अभी कंपनी ने गाइड किया है कि ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है, एचएनआई सेगमेंट वाला जो डोमेस्टिक बिजनेस को टारगेट करेगा, एंड जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल बिजनेस को टारगेट करेगा। सो कंपनी का कहना है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में FY25 में ये दोनों प्लेटफॉर्म अराउंड 10,000 करोड़ का एयूएम जो है वो कंपनी के लिए बिल्ड कर सकते हैं बहुत इजीली। सो ये इन्होंने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है, 10,000 करोड़ का एयूएम बिल्ड कर सकते हैं ये दोनों प्लेटफॉर्म FY25 के अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि एक तो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट रुक गई,
प्लस इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको बिजनेस जनरेट होने लग जाएगा। बिकॉज कॉस्ट का क्या है, आपने हायरिंग करी, आपने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, तो वो कॉस्ट तो आपको अपफ्रंट लेनी पड़ेगी अपने पीएनएल के अंदर, बट अभी तक उनसे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। सो इस फाइनेंशियल ईयर में इन दोनों प्लेटफॉर्म से एडिशनल रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी को थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहां से मिल सकता है। अब आगे वो चीजें एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो तो हम ट्रैक करते रहेंगे, बट एटलीस्ट हमें एक चीज समझ आती है कि कंपनी का इंक्रीमेंटल कॉस्ट रुक जाएगा, जिससे इनका कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होना चाहिए। एंड ये दोनों बिजनेस जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किए हैं, यहां से एडिशनल बिजनेस आना इनका इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी का, इस बिजनेस का, जो हमें ट्रैक करते रहना है। इसीलिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बेट बन जाता है इस पूरे सेक्टर के अंदर। देन अगर हम इस स्टॉक की बात करें पर्टिकुलरली, तो इस कंपनी का जो FY24 का टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है, वो अराउंड 804 करोड़ के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप, करंट मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 29,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम इसका फॉरवर्ड पीई लेके चले, कंसिडरिंग ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस 25% की ग्रोथ पे, वैसे तो बिजनेस 60% पे ग्रो कर रहा है, बट ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस अगर हम 25% का ग्रोथ कंसिडर करते हैं इन लेवल्स के ऊपर, सो इसका जो फॉरवर्ड पीई है वो अराउंड 28-29 के आसपास निकल करके आता है, विच इज मच बेटर देन आनंद राठी, जो कि 30-35% पे ग्रो कर रहा है, एंड उसका फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो वो 60-65 के आसपास निकल करके आता है। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो 361 में थोड़ी सी बेटर, आई मीन बहुत बेटर लगती है कंपेयर टू आनंद राठी। देन अगर हम इसमें थर्ड जो प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, नुवामा वेल्थ, अगर हम उसको भी ऐड कर दें, तो नुवामा वेल्थ, उसके वैसे अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट तो आए नहीं है, बट जिस जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर का, अगर उसी ट्रेंड को हम उसी ट्रेंड के हिसाब से अगर हम उनके फोर्थ क्वार्टर का नंबर पकड़े, सो टोटल जो उनका एनुअल प्रॉफिट है वो अराउंड 640 करोड़ के आसपास हो जाता है। एंड अगेन ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस अगर नुवामा भी 25% पे ग्रो करता है FY25 के अंदर, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी आप देखोगे कि उस स्टॉक का 22-23 के आसपास आ जाता है। मतलब नुवामा में अगर उस बिजनेस ने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा, सस्टेन रखा, तो जो अपॉर्चुनिटी है वो 361 से बेटर है। 361 में जो अपॉर्चुनिटी है वो आनंद राठी से बेटर है। सो इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग हो गई है इस पूरे सेक्टर के अंदर, दैट्स व्हाई ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कंपनी 361 एंड नुवामा वेल्थ, ये काफी इंटरेस्टिंग प्ले बन सकती है इस टाइम पे। नुवामा वेल्थ का भी जब रिजल्ट आएगा तो उसको काफी डिटेल में ट्रैक करेंगे हम, बट अगर नुवामा वेल्थ का पेस ऑफ ग्रोथ अगर वहां पे कम हो जाता है, सपोज अभी 40-45% पे ग्रो कर रहा है, एंड नुवामा वेल्थ वहां पे अगर 25-30% पे ग्रो करने लग जाता है, तो आप देखोगे सडनली कि 361 जो है वो उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। सेम वही केस जो ज्वेलरी स्पेस में हुआ, जहां पे सेनको ने 40% का ग्रो किया, एंड वो काफी इंटरेस्टिंग बेट बन गया कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर, बिकॉज कल्याण ज्वेलर 30-34% पे ग्रो कर रहा है, एंड उसका पी मल्टीपल काफी ज्यादा है। तो सेनको का जो पी मल्टीपल है, फॉरवर्ड पी की हम बात कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा कम हो गया 40% की ग्रोथ के साथ में। तो ये इक्वेशन हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहना है। बाकी नुवामा के जब रिजल्ट आएंगे वो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कौन कॉल एक बार इसका 361 का हो जाए तो उस पर भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का क्या आउटलुक है आगे को लेकर के, FY25 को लेकर के। सो ये ओवरऑल इनका एनालिसिस था। जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।